हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल मिश्रा एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपके अभी पढ़ाए गए करंट अफेयर्स का रैपिड रिवीजन मैं शाम में 6 बजे एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से करवाता हूँ, जहाँ पर आपका अभी पढ़ाया गया करंट अफेयर्स केवल 1 मिनट में रिवाइज हो जाता है। तो अपने करंट अफेयर्स को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे शाम में 6 बजे वाले सेशन को भी जरूर ज्वाइन करिए। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 कंट्रोवर्सी क्वेश्चन को अपने आज की इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम होता है और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको गहना पहनना है तो परिश्रम रूपी गहना पहनिए। आपके जो चेहरे पर निखार आएगी वह सफलता रूपी निखार आएगी। और अपने आत्मविश्वास को कभी कमज़ोर ना होने दें। और यदि आप परिश्रम करेंगे तो आपका आत्मविश्वास जरूर अच्छा रहेगा। और यदि आत्मविश्वास अच्छा रहा तो आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। तो प्रत्येक चीज़ का एक ही मूल मंत्र है, परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम। जो मैं आपको हमेशा कहा करता हूँ, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेहनत। यदि आप जितना सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको उतना मेहनत भी करना होगा। तो जितना मेहनत करोगे उतना आपको सफलता प्राप्त होगी। उससे आपको आत्मविश्वास आएगा। मेहनत से क्या आएगा? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से क्या होगी? सफलता मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ अपने आज की सेशन को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हब खोला है? तो हाल ही में रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हब खोला है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आपको बता दें कि अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आर एनर्जी सुपर मेजर बीपी के एक संयुक्त उद्यम में दिल्ली में देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हब खोला है। तो यह चार्जिंग हब कहाँ खुला है? तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हब कहाँ खोला गया है? तो यह दिल्ली में खोला गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से पॉइंट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यह कि देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हब कहाँ है? दिल्ली में खोला गया है। और किसके द्वारा खोला गया है? तो यह खोला गया आपका रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा, यानी कि RBML द्वारा खोला गया है। RBML द्वारा यह खोला गया। बस यही 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब आइए आपको मैं अपने एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन में ले चलता हूँ, जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन में पहला प्रश्न है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खोली गई? क्या खोली गई? आपकी लखनऊ में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, स्थित किया गया? तो यह केरल में स्थित किया जाएगा। भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट पायलट संयंत्र किसने किया, यानी कि किसने निर्माण किया? यहाँ पे निर्माण सब छूट गया है। भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र किसने निर्माण किया? तो इसका निर्माण किया भेल ने। भेल अर्थात भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयले से मिथनॉल वाला, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। भारत का पहला 100% टीकाकृत स्टेट, यानी कि कोरोना वायरस का 100% टीकाकरण किस स्टेट में हो चुका है? तो हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। पहला राज्य है सबसे फर्स्ट करने वाला। भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? तो यह भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। उसके बाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला नगर निगम कौन है जिसने व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं उपलब्ध कराई? तो यह मुंबई महानगर पालिका है, जिसने व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं उपलब्ध कराई, जैसे पानी की सेवा, बिजली बिल भुगतान की सेवा, इस तरह की कुल 80 सेवाएं का उपलब्ध कराया है व्हाट्सएप के जरिए से पेमेंट के लिए। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन बना? तो नैपकिन मुक्त गांव बना आपका कुंभलंबी गांव। ठीक है। कुंभलंबी गांव आपका नैपकिन मुक्त गांव बना। और नैपकिन की जगह पर किसका यूज होगा? तो मेस्टोनल कप का यूज किया जाएगा नैपकिन की जगह पे। खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो भारत खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की गई? तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत किस देश में की गई? तो यह फ्रांस में किया गया। तो आपका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस हर साल
कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को मनाया जाता है। अब सबसे पहले सवाल यह आता है कि यह प्रलय स्मरण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले इसी को देखिए। इस तिथि का चयन उस दिवस को चिन्हित करने के लिए किया गया। यहाँ पे देखिए, स्थिति का चयन उस दिवस को चिन्हित करने के लिए किया गया जब 1945 में ऑस्विट्ज कंस्ट्रक्शन कैंप को रेड आर्मी द्वारा मुक्त किया गया था। ठीक है, आइए आपको अच्छे से समझाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को प्रलय से पीड़ितों की याद में मनाने के लिए अभिहित किया, जिसने 1933 और 1945 के बीच यूरोप की लगभग 2/3 यहूदी आबादी को समाप्त कर दिया। यानी कि मुख्य रूप से प्रलय के कारण जो भीषणता हुई, उसी कारण संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को प्रलय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। तो आप याद रखिएगा, वैसे यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता नहीं है प्रलय दिवस को लेकर, बट आपका इंपॉर्टेंट डेज का सेक्शन था, मैं करंट करवा रहा था, तो मैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अगर पूछ दे तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी तक यह क्वेश्चन एक भी बार रिपीट नहीं किया गया है, ना पूछा गया है। चलिए, आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि इस बार की प्रलय दिवस की थीम क्या है। तो इस बार की प्रलय दिवस की जो थीम है, मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस प्रलय दिवस की थीम है। अब आ जाइए, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज याद करवा देता हूँ फिर से एक बार रिवाइज करके, जो अभी जनवरी 2022 में बनाए गए हैं। तो सबसे पहला आपका आता है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। यदि आपको याद होगा तो इससे पहले भी एक दिवस आता है जो कि 1 जनवरी को, जो कि मेरे से यहाँ छूट गई है, डीआरडीओ का स्थापना दिवस। डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। उसके बाद आपका प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, गांधी जी भारत आए थे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, युवा दिवस 12 जनवरी को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जिसकी शुरुआत इसी साल से की गई। और यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो 10 से 16 जनवरी तक आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह मनाया गया। एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2021 से 23 जनवरी को मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी इस बार की थीम है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम आपके एग्जाम में पूछ देता है, चैलेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़िए, आगे और भी इंपॉर्टेंट डेज है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को चुनाव आयोग की स्थापना की याद में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। 73वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। सॉरी, यहाँ पे 27 होगा, ठीक है, 27 जनवरी को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 27 जनवरी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट डेज वाला सेक्शन रिवाइज हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो इंपॉर्टेंट डेज है वो अब तक याद हो गए होंगे पूरे जनवरी मंथ के। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, युद्ध में तालमेल के उद्देश्य से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? तो युद्ध में तालमेल के उद्देश्य से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच पश्चिम लहर संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि एक 20 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना के अवयवों से जुड़े से युद्ध में तालमेल बनाना है, अरब सागर में पश्चिमी घाट के निकट संपन्न किया गया। यह पश्चिमी घाट के निकट संपन्न किया गया, इसी कारण इसका जो नाम दिया गया पश्चिमी लहर नाम दिया गया। और ये किसका किसका अभ्यास था? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का अभ्यास था। यह 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ था। इसमें 40 से अधिक जहाज़ों और पनडुब्बियों की भागीदारी थी। IAF के SU-30 MKI
और जैगुआर समुद्री स्ट्राइक विमानन के साथ उड़ान भरने वाले विमान शामिल थे। अब आइए फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है जिसको मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जिसमें सबसे पहला आता है, अभी आपका जो युद्ध अभ्यास, उससे पहले आपका एक क्वेश्चन है कि INS कुकरी जिसको हाल ही में सेवानिवृत्त कर दिया गया है, वह किसको सौंपा गया? तो द्वीप प्रशासन को सौंपा गया। द्वीप प्रशासन इसका जो विकास एक संग्रहालय म्यूजियम के रूप में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, नेपच्यू स्ट्राइक समुद्र युद्ध अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? तो ये आपका नाटो से संबंधित है। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है। समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत और जापान के बीच में हाल ही में संपन्न हुआ, इसको मैंने आपको कराया था। डस्टलिक युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होता है। आपको बता दें कि आतंकवाद विरोधी युद्ध अभ्यास किसके बीच आयोजित होता है? तो यह संघाई सहयोग संगठन के देशों के बीच आयोजित होता है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले संघाई सहयोग संगठन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। एक्वेडिया युद्ध अभ्यास, एक्वेडियन युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। यह भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है, एक्वेडियन युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काजिंग युद्ध अभ्यास। तो काजिंग युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल नगाह युद्ध अभ्यास। तो अल नगाह युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच आपका आयोजित किया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। आपके SSC की एग्जाम में एक बार यह क्वेश्चन पूछ दिया था, अल नगाह युद्ध अभ्यास, और ऑलमोस्ट बच्चों ने इसका जवाब नहीं दे पाए थे क्योंकि यह थोड़ा अटपटा नाम भी है और ज़्यादा चर्चा में भी नहीं रहता है। तो भारत और ओमान के बीच में यह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संगोली रायना के नाम पर एक सैन्य स्कूल स्थापित करने जा रहा है? तो आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने संगोली रायना के नाम पर एक सैन्य स्कूल स्थापित करेगा। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जानकारी दी कि राज्य सरकार 180 करोड़ रुपए की लागत से संगोली रायना के नाम पर एक सैन्य स्कूल स्थापित करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार पहले ही 55 करोड़ रुपए आवंटित कर चुकी है। उन्होंने यह जानकारी 26 जनवरी 2022 को उनके 191वें स्मरण दिवस पर रायना की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आ जाइए, आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआत की? यहाँ पे वर्ष हो गई है, आज टाइपिंग एरर बहुत है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआत की किस केंद्र शासित सरकार ने अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआत की? यह किया दिल्ली सरकार ने। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में देश का पहला स्थान किस राज्य को मिला? यह तेलंगाना को मिला। कि देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन है? तो केरल की अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत है। देश की पहली ई लोक अदालत कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की अदालत देश की पहली ई लोक अदालत है। भारत का पहला अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला बालिका पंचायत कुनरिया गांव, गुजरात। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सा है? तो केवड़िया, गुजरात भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जनवरी 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, VVI क्वेश्चन बन जाता है कि क्वेश्चन दे देगा आपको कि इनमें से कौन से व्यक्ति ने पद्म विभूषण पुरस्कार लेने से अपने आप को वंचित रखा या अपने आप को अस्वीकार किया पद्म विभूषण सम्मान को। तो उनका नाम है आपका बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। और ये कहाँ के थे? तो ये आपके पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बलदेव भट्टाचार्य ने 25 जनवरी 2022 को पद्म विभूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। कारण यह था कि उन्हें पुरस्कार दिए जाने की सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने 2002 से 2011 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था पश्चिम बंगाल के लिए। गायिका संध्या मुखर्जी, और एक नाम और भी इंपॉर्टेंट रख लीजिए आप, गायिका संध्या बनर्जी ने
पद्मश्री पुरस्कार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और आपके जो बलदेव भट्टाचार्य हैं, इन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार को ठुकरा दिया है। तो नाम याद रखिएगा, पद्म विभूषण के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य, और गायिका संध्या मुखर्जी आपके हो गई पद्मश्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम स्पेशल में है कि इस बार जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया वह कितने लोगों को दिया गया? तो वह कुल 4 लोगों को दिया गया, जिनका नाम क्या है? तो उनका सबसे पहला नाम है जनरल बिपिन रावत, मिसेज प्रभा, राधेश्याम खेमका और श्री कल्याण सिंह को आपके पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया आपके पुष्पम कुमार जोशी को। तो एचपीएल के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में पुष्पम कुमार जोशी को नियुक्त किया गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं। धन शोधन निर्माण अधिनियम निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था, विनोदानंद झा को नियुक्त किया गया। कल या परसों का आपका यह क्वेश्चन कराया था मैंने। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं सीईओ नियुक्त किया गया। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए? तो झांग मिंग संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव नियुक्त हुए। नेक्स्ट है आपका ओएनजीसी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंधक कौन बनी? तो अलका मित्तल ओएनजीसी की अंतरिम चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक बनी। नेक्स्ट है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विजय पॉल शर्मा को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन कौन बने? तो नरेंद्र कुमार गोयनका, जो कि हाल ही में 2-4 दिन पहले मैंने आपको यह नाम पढ़ाया था, तो आपको याद रहना चाहिए। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन नरेंद्र कुमार गोयनका। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आयोजित पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी किया, यह हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और यह ऑनलाइन रूप से हुआ, आभासी मेजबानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2022 को आभासी रूप से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशिया देशों के बीच यह अपनी तरह का पहला अनुबंध होगा। आभासी शिखर सम्मेलन में 5 देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य की भागीदारी दिखाई है। यानी कि आपके मध्य एशिया के जो 5 देश हैं, मध्य एशिया के 5 देश कौन से हैं? तो ये ही आपके मध्य, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि इस बार जो गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था, लेकिन घोषणा किसकी की गई थी मुख्य अतिथि की? तो मध्य एशिया के इन 5 देशों की घोषणा की गई थी 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के रूप में। तो कौन कौन से देश हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कितना आसान नाम है, आप याद रखिएगा इन नामों को। नेक्स्ट आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो नरेंद्र मोदी बने हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला किसने रखी? प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखी। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला किसने रखी? नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे विराजमान है, भारत की आन बान एवं शान। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इंग्लैंड के सबसे बड़े हाइड्रोजन हब का निर्माण किस भारतीय कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो इंग्लैंड के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम का निर्माण एस्सार भारतीय समूह द्वारा किया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत के एस्सार समूह ने स्टैंडलो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब बनाने के लिए प्रोग्रेसिव एनर्जी के साथ एक नया संयुक्त उद्यम वर्किस्ट हाइड्रोजन लिमिटेड का गठन भी किया है। एस्सार स्टैंडलो में यूके की पहली कम कार्बन वाली हाइड्रोजन सुविधा 2026 से 2 इकाइयों में प्रति वर्ष कुल 1 गीगावाट हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र जीवाश्म ईंधन को बदलने के लिए कम कार्बन ऊर्जा उत्पादन करेगा। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपका कहाँ का? इंग्लैंड का हाइड्रोजन हब कहाँ बन रहा है? तो भारत के एस्सार समूह द्वारा बनाया जा रहा है। अब आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है।
कोरोना वायरस की पहली टैबलेट या गोली किसने लॉन्च की? यह लॉन्च किया आपके इंग्लैंड ने और इसका नाम है मोलनुपिराविर। हाल ही में इंग्लैंड ने नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो क्लाइव लॉयड को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। चरणजीत सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? तो आपको बता दें कि चरणजीत सिंह हॉकी के महान प्लेयर आपके निधन हो गया है और ये हॉकी के खिलाड़ी थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है और ये हॉकी के खिलाड़ी थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए आपको इसको समझाते हैं कि भारत की 1964 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया। 1964 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम की कप्तानी के अलावा वह खेलों में 1968 संस्करण में रजत पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। वह 1962 के एशियाई खेल में रजत पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और 1964 के गोल्ड मेडलिस्ट टीम का हिस्सा थे। आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण निधन जो हुए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, उसको मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे। आर नागा स्वामी का संबंध किससे है? तो यह एक पुरातत्वविद थे और इनका संबंध तमिलनाडु से है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है, कथक नृत्य से है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण अर्थात चिपको आंदोलन से है। सिंधु ताई सबकला का संबंध किससे है? तो इसे महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। शांति देवी यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट निधन है जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, आप याद करिएगा, चाहे आप किसी भी तरह इसको याद करो, एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण किस शहर में हुआ? तो बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कटक में हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपको बता दें कि बैडमिंटन में ओडिशा ओपन 2022-25-22 से कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। सुपर 100 टूर्नामेंट जो कि 2022 में वर्ल्ड BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर कैलेंडर का तीसरा आयोजन है। 30 जनवरी तक यह चलेगा। ओडिशा ओपन का पहला संस्करण और इसका आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। कुल 18 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 300 से अधिक शटलर इसमें भाग ले रहे हैं। अब आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह PV सिंधु को नियुक्त किया गया। किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता? तो यह PV सिंधु ने जीता। उबेर कप का संबंध किससे है? तो उबेर कप का संबंध है आपके बैडमिंटन से और इसको जीता कौन है? चीन जीत लिया है। थॉमस कप का संबंध किससे है? तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है और इसको जीता है किसने? इंडोनेशिया ने जीता है। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 में। टोक्यो पैरालंपिक में भारत में कितने गोल्ड जीते? तो भारत ने केवल 2 गोल्ड जीते थे, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। तो करेक्ट आंसर 2 होगा, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शाम में 6 बजे आपके करंट अफेयर्स के रैपिड रिवीजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।